ओके बच्चों, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशनल मोशन को समझने के लिए सारे बच्चे सबसे पहले सर्कुलर मोशन को समझें। सर्कुलर मोशन किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाइए, सर्कुलर मोशन की प्लेलिस्ट को खोलिए, उसके स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो लेक्चर जरूर पढ़िए, ठीक है। अदरवाइज आपको ये इस वाले लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर जिस बच्चे को सर्कुलर मोशन नहीं आता उसको इसमें कुछ नहीं समझ आएगा, इसलिए सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है उसको इसमें समझ आएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा है तो एक बार वो फर्स्ट में सर्कुलर मोशन की वीडियो लेक्चर देख ले, ठीक है। उसके बाद ही उसको आपको ये वाले लेक्चर समझ आएगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो आज हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशनल मोशन में से पहले मैंने आप लोगों को एक बताया था ट्रांसलेशनल मोशन। सबसे पहले तो ट्रांसलेशनल मोशन मैं थोड़ा सा एक बार बेसिक बताती हूँ। ट्रांसलेशनल मोशन ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है बच्चों? जब बॉडी के सारे पार्टिकल पैरेलली एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे मैंने कहा, जैसे कोई भी एक बॉडी है बच्चों, इसका ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ठीक है। इनमें मोशन हुआ तो ये पैरेलली शिफ्ट हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें पार्टिकल का मोशन पैरेलली शिफ्ट हो। ये ए यहीं रहेगा, ये बी भी आपका यही रहेगा। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं आपको लोग? ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। द लाइन ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स, द लाइन ड्रॉन between 2 points, the line drawn between 2 points remains parallel during the motion of the particle. During the motion of the particle, मोशन के दौरान ये लाइन इनके बीच की बच्चों हमेशा क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन आल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कब कहते हैं? जब दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या हो? पैरेलल, और ये पैरेलली क्या हो रहे हैं बच्चों? शिफ्ट हो रहे हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन को क्या कहते हैं? ठीक है। इफ स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर कैसा पाथ चल रहा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। ऐसे लिख लो इस चीज को, ऐसे मिलता है, ऐसे लिखो। इफ द पैरेलल पाथ इज स्ट्रेट लाइन, इफ द लैंग्वेज देख लो, पैरेलल पाथ इज स्ट्रेट लाइन, then if the parallel path is straight line, then translatory motion, then it is called rectilinear translational motion। rectilinear translational motion, इसको क्या कहते हैं बच्चों? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। अगर ये इनका पाथ हमेशा पैरेलल है, इन दो पॉइंट्स के बीच का पाथ कैसा है बच्चों? पैरेलल है, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। मैंने पहले एक लाइन में लिखवाया था, व्हेन मोशन ऑफ द पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल मूव पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, अबाउट द फिक्स पॉइंट। जब फिक्स पॉइंट का मतलब क्या? रिजिड बॉडी के लिए बात कर रहा है वो। किसके लिए बात कर रहा है बच्चों? वो रिजिड बॉडी के लिए। अभी बताऊंगी रिजिड बॉडी भी क्या होती है, पहले इसको लिखिए, ठीक है। ट्रांसलेशन मतलब ये दो पार्टिकल है बच्चों, इनके बीच में पाथ के दौरान हमेशा ये डिस्टेंस क्या रहे बच्चों? पैरेलल रहे।
अगर ये पाथ पैरेलल है, पैरेलली जा रहे हैं पार्टिकल, तो उसको ऐसे मोशन को बोल देते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। जस्ट नॉलेज के लिए बच्चों, पेपर में कभी नहीं पूछता है सच, पर बेसिक नॉलेज जरूरी है कि ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। ठीक है, अगर देखो, अगर आपके पास ये पाथ ऐसे ना हो के बच्चों, दो पॉइंट के बीच का पाथ कुछ ऐसे भी हो सकता है ना कि पार्टिकल ऐसे भी तो जा सकते हैं यहां से यहां तक कारो फॉर्म में। तो मतलब जब ये आल पार्टिकल जब चलेंगे ना पैरेलली शिफ्ट होंगे हमेशा। कैसे चलेंगे बच्चों? ये पैरेलल, लेकिन कर्व शेप में है ना। देखो अभी पार्टिकल का पाथ कैसा है? कर्व है ना। पाथ कैसा है बच्चों? कर्व। ये पैरेलल ही है, यहाँ पे पैरेलल है बच्चों, लेकिन हो सकता है कि वो सीधे ना जाके ऐसे घूम फिर के जाए, थोड़ा कर्व फॉर्म में जाए। ठीक है, बाद में तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों इसी पॉइंट पे जा रहे हैं, पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसे पाथ को बोल देते बच्चों कर्वी लीनियर, कर्वी ट्रांसलेशनल मोशन, कर्वी रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, नोट करिए बच्चों एक बार इस पॉइंट को भी जल्दी से। ठीक है, हो गया। दूसरी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसलेशनल मोशन को द लाइन ज्वाइनिंग द, दूसरी लैंग्वेज और समझ लीजिए, द लाइन ज्वाइनिंग द इधर लिख दो, द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स A and B same before the motion during the motion is called translational motion, ऐसे मोशन को क्या कहेंगे बच्चों? ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, ठीक है। और ये कह सकते हो द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन, इधर से लिख दो, बड़ा लिख देती हूँ, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स, टू इंटरनल पॉइंट्स, the line joining between two internal points always remain parallel, always remains parallel during the motion, before the motion, during the motion, before the motion, during the motion, during the motion, before the motion, during the motion is called translational motion, ऐसे मोशन को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसलेशनल मोशन। अब शायद अच्छे से समझ आ गया होगा। जब दो मोशन के दौरान इन दो पॉइंट्स के बीच, ये हमेशा पाथ पैरेलल है, पाथ बिल्कुल भी, मतलब ये जहां भी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन रही है ना एक दूसरे के साथ, तो उसको बिल्कुल क्या बोल देते हैं? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेट। कर्व फॉर्म में जा रहा है तो कर्वी ट्रांसलेशनल मोशन है, तो ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब बच्चों इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा पैरेलल रहेगी, हमेशा एक दूसरे के साथ क्या रहेगी बच्चों? पैरेलल रहेगी। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये एक बॉक्स है, ठीक है, यहां से कोई बॉडी यहां से नीचे आ रही है, तो इसके हर एक पार्टिकल जब नीचे आएगा तो हर एक पार्टिकल हमेशा क्या रहेगा बच्चों? पैरेलल रहेगा ड्यूरिंग द मोशन। क्या रहेगा?
पैरेलल रहेगा ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसलेशनल मोशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? बताइए बच्चों, समझ आया या नहीं आया? ओके, नोट करिए बच्चों, बेसिक नॉलेज के लिए था ये आपका। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेसिकली ये चीज आप पढ़े क्या रहे हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। हो गया? ये रिजिड बॉडी के केस में बात कर रहे हैं हम लोग। किसके केस में बात कर रहे हैं बच्चों? रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होती है? दिस इज द केस फॉर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी देखो क्या होती है, रिजिड बॉडी। हो गया? रिजिड बॉडी क्या होती है बच्चों? रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब क्या है बच्चों? रिजिड बॉडी if distance between the two particles remains same और फिक्स। अगर दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस फिक्स है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रिजिड बॉडी। हमेशा क्या रहे बच्चों? फिक्स रहे तो उसे क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। जैसे सॉलिड बॉडी होती है ना आपकी, कोई रिजिड वर्ड बताता है सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी। तो कोई भी सॉलिड बॉडी है, जैसे आपके पास पत्थर हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी बच्चों? फिक्स रहेगी। रिजिड बॉडी मतलब कठोर, सॉलिड बॉडी। ठीक है, पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बच्चों हमेशा क्या रहे? फिक्स रहे। ठीक है, मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमेशा क्या रहे? फिक्स रहे। ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे हम किसी पत्थर को ऐसे फेंकेंगे तो उनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। वो जो पहले जिस पार्टिकल बिफोर द मोशन पार्टिकल जिस पॉइंट पे रखे थे, आफ्टर द मोशन भी वो वही है। ठीक है, वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण आगे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो पैरेलल नहीं जा रहे हैं आगे हमेशा। तो ऐसी बॉडी जिनमें दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या हो बच्चों? फिक्स हो, उसे क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। नोट करिए। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन क्या होता है बच्चों? जैसे आपके पास ये बॉडी है बच्चों, ठीक है, ये पार्टिकल ए से बी यहाँ थे, ये मान लो पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों। तो रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या होता है बच्चों? मान लो ये पार्टिकल सी है, ये पार्टिकल डी है, ये पार्टिकल ई है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है। जब रोटेशनल मोशन होगा ना बच्चों, तो ये सारे पार्टिकल ऐसे मूव करेंगे सर्कुलर पाथ में। रोटेशनल मतलब बच्चों सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मतलब बच्चों सर्कुलर मोशन। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मान ले मैं ये दो कोई भी दो पार्टिकल ले लूं, ये ए और बी, मान ले मैं ए और डी मान लेती हूँ, ए और डी को ही मान लूं मैं थोड़ी देर बीच के लिए। तो देखो जब पार्टिकल ए से डी यहाँ पहुंचा, तो देखो पार्टिकल जब यहाँ से ए से डी आएगा बच्चों, तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी फिक्स नहीं होगी, पैरेलल नहीं होगी कभी भी, ये कभी भी बच्चों यहाँ पे पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का मतलब बच्चों देखो ये पार्टिकल ये यहां से ऐसे सर्कुलरली मूव करेंगे आपके पास, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहेगी। कैसे मूव करेंगे बच्चों? ये सर्कुलरली क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे आपके पास। जैसे आपके पास देखो ये आपके पास एक छोटा सा पॉइंट यहाँ से समझ जाए, जैसे देखो मान लो ए यहाँ से यहाँ चला गया, तो लेकिन बी यहाँ से जब चलेगा तो वो यहाँ चला जाएगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस देखो ए यहाँ पहुंचा लेकिन बी यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो आपके पास सर्कुलरली जब मोशन होगा बच्चों, तो आपके पास ये सर्कुलर पाथ में ऐसे जाएंगे। देखो देखो एक बात समझिए, जैसे ये पार्टिकल था ए और बी, तो देखो ये पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ गया, तो देखो ये पार्टिकल इनके बीच ये पैरेलल नहीं रहेंगे ड्यूरिंग द मोशन। कैसा पाथ में चलेंगे बच्चों? ये सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो रोटेशनल मतलब बच्चों सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ मैंने समझाया था। सर्कुलर पाथ है मतलब बेटा एक पॉइंट से, जैसे मैं अब चल रही हूँ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग एक पाथ में चलते हैं, रोटेट करते हैं,
तो उसे बोलते हैं सर्कुलर। रोटेशनल का मतलब पार्टिकल के बॉडी के, रिजिड बॉडी के ऑल पार्टिकल्स मूव इट्स कंस्टिट्यूट, देखो इस तरीके से सारे पार्टिकल जब ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऑल पार्टिकल्स, तो उसे क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसके सारे पार्टिकल ऐसे जा, सर्कुलर मोशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट से टिप से नहीं मूव कर रहा, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। क्या कहलाएगा बच्चों, रोटेशनल मोशन कहलाएगा आपके पास। ठीक है, देखो इन दैट केस इन द, ऐसे लिख लो, इन द रोटेशनल मोशन, इन द rotational motion all the particles move in the circular path, in the circular path, all the particles move in the circular path about a fixed axis, about a fixed axis, about a fixed axis, और ये कह सकते हैं फिक्स्ड एक्सिस, और हम कह सकते हैं द लाइन ज्वाइनिंग, ये नीचे दिख रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स not parallel during the motion, ठीक है। जब पार्टिकल मूव करेंगे, ठीक है, तो उनके बीच की वो हमेशा पैरेलल बच्चों नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास एक पार्टिकल यहाँ है, तो देखो ये पार्टिकल ऐसे चले, तो जब ये पार्टिकल यहाँ चला तो ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, देखो वैसे भी इनके बीच की डिस्टेंस ऐसे फिक्स पैरेलल नहीं है, ये चला यहाँ चला, ये यहाँ चला गया, फिर इसके बाद जब ये यहाँ आया तो ये यहाँ बढ़ गया, तो ये पैरेलल नहीं होती सर्कुलर मोशन में। दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बच्चों पैरेलल नहीं होगी, जैसा कि रेक्टिलिनियर में हो रहा था कि दो पार्टिकल ऐसे चल रहे थे, ट्रांसलेशनल में हो रहा था। सर्कुलर में ये ऐसे नहीं चलेंगे। सर्कुलर मोशन में बच्चों ये सारे ये पार्टिकल्स ऐसे चलेंगे। ये पार्टिकल जैसे फिक्स एक्सिस है बच्चों, ये फिक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है, फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशनल होता है हमेशा पास, ये फिक्स एक्सिस है, इस फिक्स एक्सिस से ये पार्टिकल यहाँ चला गया, ये सारे के सारे पार्टिकल ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ये पार्टिकल तो आगे यहाँ चला गया, एक पार्टिकल यही है, एक पार्टिकल यहाँ चला गया, तो इनके बीच की डिस्टेंस कभी भी फिक्स नहीं होगी, पैरेलल नहीं होगी। फिक्स का मतलब ये पैरेलली शिफ्ट नहीं होगी कभी भी। तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, तो रोटेशनल मोशन। जैसे आपके पास, एक बार नोट करिए जल्दी से, एक बार इस पॉइंट को जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? अब देखो, अब जैसे बच्चों आपके पास जैसे रोटेशनल मोशन हुआ, ये एक पॉइंट था ए और ये एक पॉइंट था बी, ठीक है। आपने रोटेशनली इसको घुमाया, घुमाओगे बच्चों तो ये बी तो यही रहेगा और ए यहां आ जाएगा। बी पॉइंट तो यही रहा बच्चों और ए यहां नीचे आ गया आपके पास, तो ये रोटेशनल मोशन हुआ यहाँ पे। बोलो हुआ या नहीं हुआ? दिस इज योर रोटेशनल मोशन। और देखिए जैसे आपके पास ये पेन है, देखो ये मार्कर है, ठीक है। रोटेशनल मोशन कब भी होगा, जब आप इसको यहां से थोड़ा सा भी घुमाओगे तो ऐसे मूव करेगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मूव करूँ, मूव कर जाएगा। इसको यहाँ से थोड़ा सा फोर्स दूंगी तो ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा। ये देखो ऐसे ऐसे मूव कर जाएगा ऐसे। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी एक डायरेक्शन से मूव करूँ, जैसे ये रोड है, ये इस पॉइंट को फिक्स कर दिया। फिक्स मतलब बेटा पाई आउट कर देना, कई बार पाई आउट वर्ड लिख देता। पाई आउट का मतलब फिक्स कर देना, ये फिक्स है। अब अगर यहां से इसको फोर्स दोगे तो ये ऐसे मूव करेगी बच्चों। इसके सारे पार्टिकल्स ऐसे मूव करेंगे सर्कुलर पाथ में। सारे पार्टिकल कैसे पाथ में जाएंगे? सर्कुलर पाथ में। तो जब ये मूव करेगी बच्चों, इसका मोशन कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे पहुंची मान लिया तो ये मोशन ऐसे हो गया, यहाँ पहुंची बच्चों तो ये मोशन कुछ ऐसे हो गया, यहाँ पहुंची तो कुछ मोशन ऐसे हो गया। तो देखो पूरे रोड में
इस तरीके से सर्कुलर मोशन हो रहा है बच्चों, तो ये ऐसा मोशन क्या कहलाएगा? रोटेशनल मोशन। क्या कहलाएगा? रोटेशनल मोशन। समझ आया रोटेशनल मोशन या नहीं आया? तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ आया कुछ क्या कहना चाह रहे रोटेशनल मोशन में? अब याद रखना, सिर्फ सेंटर ऑफ मास को छोड़कर, जैसे ये रोड है बच्चों, इसका ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक है? तो बॉडी मूव कब करेगी? या तो हम सेंटर ऑफ मास को छोड़ के कहीं भी फोर्स लगाएंगे। अगर सेंटर ऑफ मास में लगाएंगे तो फोर्स नहीं मूव करेगा, सिर्फ यहां से सेंटर ऑफ मास को छोड़ करके, सेंटर ऑफ मास को छोड़ करके बॉडी को कहीं से भी ऐसे फोर्स दोगे, कहीं से भी ऐसे फोर्स दोगे तो ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा बच्चों? रोटेशनल मोशन। क्या कहलाएगा आपका? रोटेशनल मोशन। नोट करिए जल्दी से। अब देखो एक पॉइंट और देखिए, एक होता मोशन इन द प्लेन। एक वर्ड लिखा मिलेगा आपको बुक्स में, मोशन इन द प्लेन, मोशन इन द प्लेन। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे इसके बारे में, ठीक है? अब हम रोटेशन की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है? इसके लिए क्या लिखोगे? ऑल द इंटरनल पार्टिकल हैव सर्कुलर मोशन, ऑल द इंटरनल, in that case all the internal particles have the circular motion, about the fixed axis. All the particles have circular motion about the fixed axis. In that case, pivot is not compulsory. Pivot word मतलब फिक्स। is not compulsory. देखो पायोट इज कंपल्सरी वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? यहां से जैसे आपके पास ये एक पॉइंट है, आप फिक्स नहीं भी करो, जैसे पेन फिक्स नहीं कर रखा मैंने, फिर भी मैं अगर इसको इधर से घुमा दूंगी, थोड़ा फोर्स दूंगी तो मूव कर जाएगा। अगर ये पायोट है तब भी ये मूव कर जाएगा, है ना? तो जरूरी नहीं पायोट हो मतलब फिक्स हो तभी सर रोटेशनल मोशन में। अगर पायोट मतलब फिक्स नहीं है तब भी रोटेशनल मोशन होगा आपके पास। देखो मैं इस चीज को फिक्स कर दूं, ये चीज फिक्स है, मैं इधर से फोर्स लगाऊंगी तो मूव करेगा तब भी। लेकिन अगर मैंने यहाँ फिक्स नहीं कर रखा है एक एंड को, फिर भी फोर्स लगाऊंगी तो मूव कर जाएगा ना। जरूरी नहीं कि पायोट हो तो ही सर रोटेशनल मोशन, ठीक है? नोट करिए बच्चों। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे, आपको ज्यादा रट्टे नहीं मारने, बस ये ध्यान रखना है माइंड में कि रोटेशनल मोशन मैं किसे कह रही हूँ, ठीक है? दैट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे ये आपके पास मोशन ऐसे हो रहा है तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अगर ये मोशन अब ऐसे होने लग गया तो इसे बोलेंगे बच्चों रोटेशनल मोशन। रिजिड बॉडी की केस, किस केस में बात कर रहे हैं बच्चों? इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोट करिए जल्दी से। अब देखो, अब मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो मैंने कुछ टर्म्स बताए थे आपको, रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में डिफरेंस। कुछ पॉइंट्स देखो, लीनियर मोशन और एक आपके पास एंगुलर मोशन। रोटेशनल मोशन का दूसरा नाम क्या है बच्चों? एंगुलर मोशन। रोटेशनल मोशन को क्या कहते हैं? जहां सर्कल हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, वहां किसकी बात करते हैं? एंगुलर मोशन की बात करते हैं, ठीक है? तो लीनियर बच्चों मोशन में क्या कहते हो बच्चों? डिस्प्लेसमेंट एस। एंगुलर मोशन में किसकी बात करते हो बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एंगुलर मोशन में किसकी बात करते हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बात करते हो। इसके अंदर क्या बात करते हो? लीनियर वेलोसिटी बी।
क्या होती है बच्चों, ds/dt। ठीक है, इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होती है बच्चों, dθ/dt। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, dθ/dt। ठीक है, रिलेशन क्या होता है v और r ओमेगा में, यहां से क्या लिखते हो, r = s θ। रेडियस किसके बराबर, रेडियल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, s θ के आपके पास। ठीक है, आपके पास s आप ये भी, हाँ, r s θ। इसी तरह बच्चों v और इसमें क्या रिलेशन होता है, v r ओमेगा। v किसके बराबर होता है आपके पास, r ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, इसके अंदर लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं, इसके अंदर बच्चों एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, इसके अंदर बच्चों लीनियर फोर्स की बात करते हैं, लीनियर फोर्स की। इसमें जो काम फोर्स करता है बच्चों, इसमें वही काम कौन करता है बच्चों, टॉर्क। कौन करता है आपका, टॉर्क काम करता है। इसमें जो काम फोर्स करता है, इसमें वही काम कौन करता है बच्चों, आपका टॉर्क काम करता है आपके पास। ठीक है, एक इसके अंदर आप क्या कहते हो, तो ये गलत लिख दिया बच्चों मैंने, s = r θ आएगा ये। क्यों, तो मैंने कैसे लिखा, थीटा क्या होता है, देखो यहां से ये आपके पास थीटा, ये रेडियस r, ये s, तो क्या होता है थीटा क्या होता है, r का अपॉन रेडियस s/r। s क्या आएगा, r θ। s क्या आएगा बच्चों, r θ। ये समझा था सर्कुलर मोशन। तो जिस बच्चे को सर्कुलर मोशन आता है वो आज की वीडियो को, क्योंकि आज की वीडियो में सर्कुलर मोशन का मेन पॉइंट्स बताऊंगी, सारा मैंने क्या बताया वो शॉर्ट में बताऊंगी सबको। ठीक है, तो ये बनेगा बच्चों टॉर्क। अब आपके पास s = r θ, और इन दोनों में रिलेशन देखे तो बच्चों क्या होता है, v = r ओमेगा। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा बच्चों, टॉर्क। F क्या होता है बच्चों, ma। ठीक है, टॉर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अभी बात करेंगे इसके बारे में, काफी डीपली बात करेंगे आराम से। ठीक है, अभी मैं इनका डिफरेंस बता रही हूँ। तो इसमें काम फोर्स करता है, वही इस मोशन में कौन काम करता है बच्चों, आपका टॉर्क काम करता है आपके पास। ठीक है, एक बात करते हैं बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है इसमें, at की बात करो, at कैसा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये लीनियर मोशन में बात करते हैं, या ac की बात करो, at या ac दोनों ही लीनियर एक्सेलरेशन होते हैं। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, अल्फा से डिनोट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, अल्फा से डिनोट करते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, at या ac कोई सा भी कहे, क्या होता है आपके पास a = dv/dt। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन a = dv/dt। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखोगे बच्चों, dω/dt। क्या किससे लिखोगे बच्चों इसको, dω/dt से लिखो। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे लिखोगे बच्चों, dω/dt से। इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये मैं एंगुलर, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में आपको बता रही हूँ कि कौन से कंपोनेंट आप कहाँ यूज करते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें। ये नोट करें इतना जल्दी से, कर लिया। एक होता है बच्चों, अब इसके बारे में थोड़ा अलग अलग से डिस्कस करते हो, सारे पॉइंट्स में अलग अलग डिस्कस करते हो न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर हम लोग फोर क्वेश्चन देखिए बच्चों। एक सबसे पहले एक क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास इफ एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन एक मिनट देखो बेटा, क्वेश्चन दे रखा है आपको, हाँ क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ थीटा = 3t स्क्वायर, इफ थीटा = 3t स्क्वायर फाइंड इफ ओमेगा, ओमेगा दे रखा बच्चों, ओमेगा दे रखा 3t स्क्वायर, फाइंड थीटा एंड t, फाइंड थीटा एट t = 2 सेकेंड, फाइंड थीटा एट t = 2 सेकेंड इफ
थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, थीटा क्या है 0 है, t इज इक्वल टू 0. Also calculate number of revolution in 2 सेकेंड. ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या निकालना आपको, एक तो थीटा निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और जब t 0 है तो थीटा क्या है 0. आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 2 सेकेंड. क्या निकालनी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन द 2 सेकेंड आपको फाइंड आउट करनी. तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा दे रखा है ना, ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी. डी थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा इंटू डी टी. इंटीग्रेशन कर दो दोनों का, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2, t1 से t2. ये क्या बनेगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा. ठीक है, देखो लिमिट क्या है थीटा 1 से डी थीटा, तो हमारे पास थीटा 1 क्या है 0 और थीटा 2 क्या है थीटा. थीटा 2 क्या हो जाएगा बच्चों आपका थीटा. ठीक है, और t1 क्या है बच्चों 0 और t2 क्या है 2 सेकेंड, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों 3t² इंटू डी टी. ठीक है, लिमिट लगाओ, तो थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 टू थीटा 3t³ लिमिट 0 से 2 सेकेंड. ठीक है, ये आ गया बच्चों थीटा इज इक्वल टू 3 से 3 क्या हो गया बच्चों कैंसिल, क्या बना आपके पास t³ का पावर 2, तो क्या बनेगा 8, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8 रेडियन. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों रेडियन, और एंगुलर वेलोसिटी की लिमिट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है डी थीटा बाई डी टी. तो क्या लिखोगे रेडियन पर सेकेंड. एंगुलर वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों, यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी क्या होती है एसआई सिस्टम में बच्चों मीटर पर सेकेंड लीनियर मोशन में, और एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी की होती है रेडियन पर सेकेंड. क्या होती है यूनिट रेडियन पर सेकेंड. कितनी बात समझ आई. अब वो पूछ रहा है आपसे आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन. आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, रिवॉल्यूशन मतलब बेटा एक चक्कर कंप्लीट होने पर कितना एंगल कवर करा उसने, एक चक्कर कंप्लीट होने पर कितना एंगल उसने कवर करा. ठीक है, तो 2 पाई रेडियन पर कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं आपके पास, देखो एक चक्कर घूमे तो रेडियन कितना बना, एंगल कितना बना 2 पाई रेडियन. तो एक चक्कर मतलब एक रिवॉल्यूशन, 2 चक्कर मतलब 2 रिवॉल्यूशन, 3 चक्कर मतलब 3 रिवॉल्यूशन. तो 2 पाई रेडियन घूमने पर, ठीक है, यहाँ फॉर 2 पाई रेडियन कितने के बराबर होगा, 2 पाई रेडियन 1 रिवॉल्यूशन की. समझ आएगा, 2 पाई घूमने पर कितने के बराबर, कितने रिवॉल्यूशन के बराबर होगा 1 रिवॉल्यूशन. तो 1 रेडियन कितने के बराबर होगा बच्चों 1/2 पाई. थीटा रेडियन घूमने पर रिवॉल्यूशन क्या आ जाएगा थीटा बाई 2 पाई. कितना आ जाएगा थीटा/2 पाई. तो मैं यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकती हूँ बच्चों, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने के बराबर होगा बच्चों थीटा/2 पाई. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या आया बच्चों थीटा/2 पाई. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास थीटा/2 पाई. तो यहाँ पूछा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यहाँ लिख दूं मैं, लिख रहा है. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या आया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन थीटा कितना है बच्चों, आपने थीटा कितना निकाला 8, तो 8/2 पाई. इसको 2 से काट दो, कितना आ जाएगा 4/पाई. ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितनी आ जाएंगे 4/पाई. समझ आया क्वेश्चन, बताइए कुछ समझ आया नहीं आया. समझ आ गया बेटा, ठीक है, नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करो. हो गया. अब देखो, ये मैं सब एक तरीके से सर्कुलर मोशन
को ही समझा रही हूँ आपको दोबारा से। मैंने कहा था रोटेशनल मोशन इज द सर्कुलर मोशन। एक बार थोड़ा सा रिव्यू देना जरूरी था आपको, नहीं तो आपको समझ नहीं आता। और बिल्कुल अच्छे से डीपली पढ़ना है तो सर्कुलर मोशन की वीडियो में जाइए और वहां पे जाके डिस्कस करिए, ठीक है। अगर बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, थीटा इज इक्वल टू दे रखा 3t स्क्वायर। इफ थीटा इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, 3t लिख लो। थीटा कितना दे रखा है बच्चों आपको? 3t। फाइंड ओमेगा एंड वीटी। एंगुलर वेलोसिटी और क्या निकालना है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। वीटी निकालिए, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब रेडियस दे रखी है आपको 3 मीटर, रेडियस दे रखी है बच्चों आपको 3 मीटर दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 3 मीटर, ठीक है। तो क्या निकालना है? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बच्चों? डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी थीटा बाई डी टी। क्या बनेगा? 3t, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। 3t कह रखा है, लिखो तो रख लो, t की वैसे मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। इसका बन जाएगा 3 इंटू डी टी बाई डी टी। तो ओमेगा कितना आ गया? 3। तो ओमेगा तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी टाइम की, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा? वी लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। v इज इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशन पता है बच्चों सबको? v इज इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशन। तो v r की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई बच्चों? ओमेगा 3 है और r भी 3 है, तो 9 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? ये आएगा रेडियन पर सेकेंड। बोलो बच्चों, समझ आया? किस तरीके से आप ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नोट करिए। अगर वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछता तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसमें एक और लिख लीजिए, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, ठीक है। तो AT की वैल्यू क्या बन जाती है बच्चों? R अल्फा। क्या बन जाती है? R अल्फा। पढ़ी हुई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो AT, R कितना दे रखा? 3। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा, ओमेगा तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई? 3। तो 3 का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? 0, क्योंकि 0 को r से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस में क्या आएगा बच्चों? 0। एक बार नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से। अब एक कंसेप्ट समझिए, ये समझ आया थोड़ा सा बेसिक। अब एक कंसेप्ट समझिए। ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन बच्चों, जब भी रोटेशनल मोशन होगा आपके पास, तो लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी बच्चों, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के, ड्यूरिंग, किसमें होगा बच्चों? सिर्फ रिजिड बॉडी। देखो मैं रिजिड बॉडी ही पढ़ा रही हूँ अभी आपको। मैं सारा यूनिट जो पढ़ाऊंगी 5th यूनिट में, सिर्फ मैं रिजिड बॉडी सिस्टम की बात, किसी लिक्विड की बात नहीं करूँ। रिजिड बॉडी वर्ड का मतलब क्या बच्चों? जहाँ पे दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? सेम रहे। दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? फिक्स रहे, एक्सिस के साथ हमेशा सेम रहे। तो मैं रिजिड बॉडी ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ड्यूरिंग, क्या था आपके पास? ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन या इन द रोटेशनल मोशन, इन द rotational motion, in the rotational motion, angular velocity remains same, remains constant, but linear velocity change, linear वेलोसिटी चेंज। लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी लीनियर वेलोसिटी चेंज? समझिए मेरी बात। जब आपके पास रोटेशनल मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, ठीक है, तो देखो ये रोटेशनल मोशन हो रहा है बच्चों, तो आपके पास ये एक पार्टिकल था A और ये एक पार्टिकल था बच्चों B, ठीक है। तो देखो ये रेडियस R है और ये रेडियस भी R है, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ है तो उन दोनों की लीनियर डिस्टेंस हमेशा यहाँ पे बराबर है। बोलो, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच की
लीनियर डिस्टेंस क्या है बच्चों, फिक्स है। अरे बोलो, ए और बी के बीच में ये भी आर है और ये भी कितना आपका आर है। अरे बताओ, ये भी आर है और ये भी क्या है आपका आर है। लेकिन जब पार्टिकल यहां से यहां घूम रहा है, तो यहां से यहां जब पार्टिकल घूम रहा है बच्चों, तो थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अरे हो रहा है नहीं, अभी नहीं समझा, रुको। देखो हम बात कर रहे हैं बच्चों रोटेशनल मोशन, ठीक है। मैं क्या कह रही हूं कि इन द रोटेशनल मोशन ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओमेगा से देखो पार्टिकल यहां से यहां रोटेट करेगा बच्चों, तो देखो ये ए और ये बी, ये डिस्टेंस भी आर है बच्चों, ये डिस्टेंस भी क्या होगी, आर, रेडियस आर रहेगी ना सर्कुलर मोशन में, यही तो रहेगी ना। जैसे एक रोड घूम रही है तो वो यहां से यहां तक फिक्स ही तो है ना, ऐसे घूम गई, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस तो आर आर रहेगी। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। ओमेगा क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट होगी आपके पास, ठीक है। अब आपके पास यहां से अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी, तो v क्या होती है बच्चों, आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी v क्या होती है, आर ओमेगा। तो देखो जब ये पार्टिकल यहां से इधर जा रहा है, ये पार्टिकल यहां से बच्चों इधर जा रहा है आपके पास, तो इस पार्टिकल के लिए ये डिस्टेंस, कोई पार्टिकल सी मान लेती हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो ये पार्टिकल कोई सी है यहाँ से और ये पार्टिकल बी है। ए और सी के लिए डिस्टेंस r1 है और ए और बी के लिए डिस्टेंस क्या है बच्चों, r2 है, ठीक है। तो आपके पास v को क्या लिखोगे, r1 ओमेगा, और v1 को, v2 को क्या लिख दोगे, r2 ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा तो पूरे सर्कुलर मोशन में क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन देखो r1 यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए r1 क्या है बच्चों, छोटा, और इस पार्टिकल के लिए r1 क्या है, बड़ा। देखो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल, देखो जब रोड मूव कर रही है, रोड ऐसे मूव कर रही है, रोड ऐसे मूव कर रही है, बोलो मूव कर रही है या नहीं कर रही है, ऐसे, ठीक है। तो आपके पास ये जो पार्टिकल है यहाँ पे कोई सी पार्टिकल, तो देखो ये ओमेगा एंगल से यहाँ घूम गया, ये सी डैश यहाँ आ गया और ये बी से बी डैश यहाँ आ गया, ऐसे मान लू मैं। देखो ए तो फिक्स है, ए तो क्या बच्चों, फिक्स है। तो देखो सी से सी डैश, ये पार्टिकल यहाँ आया, ये पार्टिकल यहाँ पे आया, तो r1 इस पार्टिकल के लिए डिस्टेंस r1 है और इस पार्टिकल के लिए डिस्टेंस कितनी है बच्चों, r2 है। तो r1 और r2 चेंज हो गए यहाँ पे हर एक पार्टिकल के लिए। अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे ये पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये डिस्टेंस r1 पे कोई पार्टिकल होगा, ये डिस्टेंस r2 पे कोई पार्टिकल होगा। जब रोटेशनल हो रही है तो ये सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन लेते हुए ऐसे मूव कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल पार्टिकल्स। नहीं, थीटा कहाँ चेंज हो रहा है, थीटा तो ए और बी का बीच के फिक्स है। ये माने 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रहेगा हमेशा, और भी ए और बी के बीच का एंगल। जब ये ओमेगा घूम गई तो ये एंगल थीटा ही रहेगा हमेशा में, कि आपके पास ये एंगल माने 30 डिग्री है। जब ए से बी घूमे तो थीटा ही रहेगा ना बच्चों, 30 है तो 30 ही रहेगा। वो कहाँ चेंज हो रहा है, ए और बी के बीच के पार्टिकल। तो लेकिन लीनियर डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज। तो इस पार्टिकल के लिए इस एक्सिस से डिस्टेंस r1 है, इस पार्टिकल के लिए डिस्टेंस r2 है। लीनियर डिस्टेंस क्या हो रही है बच्चों, चेंज। तो r1 r2 क्या हो रहा है, चेंज। तो यहाँ पे r1 ज्यादा है किससे, r2 से। यहाँ पे r1 ज्यादा, r2 ज्यादा है किससे, r1 से। तो v2 ज्यादा होगा किससे, v1 से। v2 ज्यादा होगा किससे, v1 से। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। तो आपके पास इन सर्कुलर मोशन लीनियर वेलोसिटी बच्चों हमेशा क्या होगी, चेंज। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट वहां पे नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। नोट करिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखो नहीं समझ आया, इस तरीके से एक तरीका और भी है मेरे माइंड में। देखो ओमेगा क्या होगा बच्चों, थीटा बाई टी होता है, ये बताओ। ओमेगा क्या होता है, थीटा, देखो रुको रुको तो फिर से बताती हूँ। ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी होता है बच्चों, बोलो। ये पता है ना। तो देखो थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है। देखो यहाँ से यहाँ जब पार्टिकल, एक सेकंड में ये पार्टिकल था, देखो बच्चों
यहां से था, ये रोड यहां से यहां घूम गई, ये रोड यहां से यहां घूम गई, तो इनके बीच में ये एंगल थीटा बना, ये ए, ये बी, ये बी डैश। तो देखो इसके लिए, इस पार्टिकल ए के लिए, इसको मैं एक को कह देती हूँ ओ पॉइंट, तो ओ से ए जब पार्टिकल गया तो ए पार्टिकल के लिए भी एंगल थीटा कितना, 30 डिग्री 1 सेकेंड में। तो क्या लिखोगे, ओमेगा ए, ये भी कितना होगा 30 डिवाइड बाई 1 सेकेंड, और ओमेगा बी, ओमेगा बी के लिए भी एंगल कितना होगा 30 बाई 1 सेकेंड। तो ये एंगल हमेशा क्या है, फिक्स है ना ए और बी का, ये एंगल तो 30 डिग्री रहेगा ना ए और बी के लिए, ए और बी के लिए एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री। तो ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, ओमेगा क्या है आपका कांस्टेंट, क्योंकि थीटा क्या है कांस्टेंट, ए और बी पार्टिकल के बीच का थीटा क्या है बच्चों कांस्टेंट, तो ओमेगा क्या है बच्चों वहां पे कांस्टेंट, ठीक है, इसलिए ओमेगा नॉट चेंज। लेकिन जब पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो इस पार्टिकल के लिए डिस्टेंस कितनी r1 लीनियरली, इस पार्टिकल r2, तो r1 r2 क्या हो रहा है चेंज, r1 r2 क्या हो रहा है चेंज, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों आपकी चेंज हो जाएगी। बताइए ये बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी बोलिए, ठीक है, नोट करिए जल्दी से इतना। ओके नोट करिए। ठीक है, आगे देखिए, फिर से बता देती हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ कि ये पार्टिकल है, थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान से समझ लो, बाकी आपको बस ध्यान ये रखना है कि ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी हर पॉइंट, बस ये याद रखना है। फिर भी समझाती हूँ, ये पार्टिकल आपके पास क्या है, ए है, ये पार्टिकल मान ली बी था आपके पास, और ये पार्टिकल बी डैश, ये यहाँ बी से बी, देखो बी ही पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल था, ये बी पार्टिकल मूव करके बी पे यहाँ पहुंच गया, तो है तो ये बी पार्टिकल ही ना, सिर्फ ये रोटेट करके ओमेगा से यहाँ पहुंच गया। इसी तरह ये पार्टिकल मान लीजिए सी था, तो ये सी पार्टिकल यहां से यहाँ सी पे पहुंच गया उस टाइम के दौरान, उसी टाइम के दौरान, तो इनके बीच में एंगल क्या रहेगा हमेशा, थीटा ही तो मेजर होगा ना, तो ओमेगा क्या होगा थीटा बाई टी। तो उसी सेकंड में ये पार्टिकल यहां से यहाँ पहुंच गया, ये पार्टिकल यहां से यहाँ पहुंच गया, तो थीटा क्या है बच्चों वहां पे सेम है। इसी तरह अगर मैं बात करूं लीनियर वेलोसिटी के लिए, तो ये ओ पॉइंट से ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस क्या r2 है, तो v क्या होता है बच्चों r ओमेगा, तो r1 ये है और ये क्या हुआ r2 ओमेगा इस पार्टिकल के लिए, तो क्या लिखोगे r1 ओमेगा इंटू r2 ओमेगा, तो इस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी क्या बनी, तो r2 जाता है किससे r1 से, तो v2 जाता होगा किससे, तो देखो वैसे भी समझ सकते हो इस बात को, जैसे हम लोग बड़ा सा पार्ट, जैसे हम लोग जो पहिया घूमता है ना उसमें अगर हम उसके पास खड़े होंगे तो मैं वेलोसिटी कम ऑब्जॉर्ब होगी, लेकिन दूर जाएंगे तो वेलोसिटी ज्यादा ऑब्जॉर्ब होगी। जैसे मैं कभी छोटे से रस्सी ली, छोटी सी रस्सी इतनी, उसे पत्थर बांध दिया, उसको ऐसे ऐसे घुमाया तो वेलोसिटी कम लगेगी, लेकिन मैं एक बड़ी सी रस्सी लेके उसे बांध दूं तो वेलोसिटी ज्यादा फील होगी ना, उसे होगी फील क्या होगी, ज्यादा ही होगी। बोलो बात समझ आई। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज, लीनियर वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज, क्योंकि जब दूर है तो r बढ़ गया, r बढ़ गया तो v क्या हो गया इंक्रीज, v क्या हो गया इंक्रीज। नहीं आया समझ में, बताइए, अरे बताओ क्लियर हुआ अभी भी या नहीं हुआ, ठीक है ठीक है, नोट करिए, आगे देखिए, आगे देखिए, एक बात और बताई थी भाई मैंने यहाँ पे आपको कि एक रिलेशन यहां से v इज इक्वल टू आर ओमेगा का जो रिलेशन आप लिखते हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्या ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू है बताओ, क्या ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू है, इज दिस रिलेशन ऑलवेज ट्रू, इज दिस रिलेशन ऑलवेज ट्रू, क्या ये रिलेशन हमेशा ट्रू है बताओ। और एक रिलेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, बताइए क्या बताया था, दिस रिलेशन इज ट्रू ओनली इन सर्कुलर मोशन, ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, दिस रिलेशन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट दिस रिलेशन
नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। क्यों? दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के केस में, क्योंकि आर हमेशा ओमेगा ऐसे और आर यू, ओमेगा और आर के बीच में हमेशा एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। सिर्फ इस केस में तो थीटा ओमेगा, आर और ओमेगा बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तब हम इसको लिख सकते हैं आर ओमेगा। लेकिन जनरल केस क्या बनेगा ओमेगा क्रॉस आर, वो रेडियस है वही, छोटा बड़ा कुछ भी लिखो, ठीक है। तो ये रिलेशन सिर्फ वैलिड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और ये रिलेशन हमेशा वैलिड है। दिस रिलेशन वैलिड ऑलवेज, दिस रिलेशन वैलिड इन ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर। अरे उसको खोल लोगे तो क्या लिखोगे ओमेगा आर साइन थीटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियस हमेशा ओमेगा की क्या रहेगी परपेंडिकुलर रहेगी, तो परपेंडिकुलर होगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपके पास एंगल 90 डिग्री। V और R हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री, तो आपके पास क्या बनेगा V इज R ओमेगा, ठीक है। तो दिस रिलेशन इज वैलिड इन ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एंड दिस रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू, ये रिलेशन क्या रहेगा हमेशा ट्रू रहेगा। ये बात समझ आई? बताइए। ठीक है, देखिए आगे। अब देखिए यहां से आगे, फॉर द रोटेशनल मोशन, फॉर द रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन on any point, on any point, on any point, ठीक है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इफ वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज तो क्या होगा, और इफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज, देखो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो यहां से देखो एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ लीनियर वेलोसिटी की क्या चेंज होगी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ क्या होगा, जब अगर सर्कुलर मोशन है तो क्या बताया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने के कारण कौन सा एक्सेलरेशन होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ड्यू टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने के कारण कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लिखते हैं dv/dt। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो क्या होगा बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर सेंट्रीपिटल डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन के चेंज के कारण कौन सा होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी, इनमें रिलेशन क्या होता था, AT इज इक्वल टू आर अल्फा, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आया कहां से था, अब एक बार नोट करो, बताती हूँ, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने के कारण क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसके कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उसके कारण क्या होता है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ए नेट कितना होता है बच्चों, AC का स्केयर प्लस AT का स्केयर। कैसे आया, देखो यहां से देखो बच्चों, ये AC होगा हमेशा इधर, और ये क्या होगा AT, ये क्या होगा AC और ये क्या होगा AT। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा, तो वो क्या आएगा, AC का स्केयर प्लस में AT का स्केयर, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। अब देखो आपने कैसे आ रही है AT इज इक्वल टू आर अल्फा, आपने एक रिलेशन पढ़े बच्चों, क्या रिलेशन पढ़ा आपने पढ़ा ऐसे इज इक्वल टू आर थीटा। ये ध्यान रखो, ये था डिस्प्लेसमेंट, अरे थीटा क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस, अभी समझाया था, ये रेडियस आर, ये थीटा, ये आर,
तो आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, थीटा। तो क्या बन जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आ जाएगा आपके पास। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो अगर रेडियस फिक्स है, अगर रेडियस क्या है, कांस्टेंट है, ये केस कब ले रही हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और रेडियस क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ds बाई डी टी किसके बराबर होगा, r इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट का ये क्या होता है, v वेलोसिटी, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सिर्फ कब है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। रेडियस क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलेगा, dv बाई डी टी, आर कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। तो dv बाई डी टी क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अरे वेलोसिटी टेंजेंशियली चेंज हो रही है या नहीं एवरी पॉइंट पे, बताओ। ये vt तो है ये, ठीक है। तो क्या बनेगा, r और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा। तो at इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये तीनों रिलेशन आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन ध्यान रखो, मैं एक बार सीधा लिख देती हूँ, s इज इक्वल टू आर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आर ओमेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आर अल्फा। ये कब आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जब रेडियस क्या है, कांस्टेंट। क्वेश्चन को ध्यान रखना, जब रेडियस क्या है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नोट करिए जल्दी से इतना पॉइंट। हो गया, ठीक है। अब देखो, अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसके लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट हैंड रूल। जैसे आपके पास कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो इस एक्सिस में ये ऐसे जा रही है ना, तो ये जो अंगूठा है ना, ये डायरेक्शन बताएगा ये। तो इसकी ये डायरेक्शन, जो ये डायरेक्शन अंगूठा, ये डायरेक्शन होगी, वो क्या कहलाएगी, ओमेगा की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन होगी बच्चों, ये ओमेगा की डायरेक्शन होगी आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास, ये नोट करिए, बार जल्दी से लिख लीजिए, बाय राइट हैंड रूल, बाय राइट हैंड रूल, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। अगर देखो, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, दूसरा पॉइंट देखिए कि ये रोड है, ये मान ले कोई बॉडी है, ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, एवरी पॉइंट के ऊपर ऐसे ऐसे मूव करती जा रही है बच्चों को, ये फिक्स है पॉइंट, पाई आउट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फा, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, अगर ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज, अल्फा क्या होता है बच्चों, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा क्या हो जाएगा, इंक्रीज, स्पीड अप कह देते हैं उसको, स्पीड अप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस चीज का मतलब क्या है आपके पास, अल्फा सपोर्ट द ओमेगा, अल्फा सपोर्ट द ओमेगा, ठीक है। अगर आपके पास ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज, ठीक है, तो अल्फा की स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन, स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन। तो क्या लिखोगे, अल्फा अपोज द ओमेगा, अपोज द ओमेगा। तो ये आप ध्यान रखना है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो अल्फा उसको सपोर्ट कर रहा है। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये डाउन हो रहा है तो मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर स्पीड का अपोज कर रहा है, एंगुलर स्पीड का क्या कर रहा है, अपोज कर, जब डाउन हो रही है तो, ठीक है। एक बार नोट करिए जल्दी से। एक बार एक छोटा सा यहाँ पे मिसकैप्शन हो जाता है क्वेश्चंस में। अगर मान लिया अल्फा कितना दे दिया मैंने, -2 और ओमेगा कितना दे दिया, -4, तो बताइए यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी यहाँ पे बताइए। इफ क्या यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज, ऑप्शन बी ओमेगा डिक्रीज, ऑप्शन सी ओमेगा कांस्टेंट, ऑप्शन डी ओमेगा में इंक्रीज में डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन आपके पास है। इफ
अल्फा की वैल्यू -2 है और ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, -4 इंक्रीज। क्यों? क्योंकि तो भले ही नेगेटिव साइन हो, ये नेगेटिव साइन समझ के समझ आते हैं डिक्रीज, लेकिन दोनों का साइन अगर सेम है तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर दोनों का साइन सेम है तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर साइन अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइन देके स्पीड डाउन मत कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीज। वो सपोर्ट कर रहा है उसको क्या कर रहा है बच्चों, सपोर्ट कर रहा है। नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन। तो आप लिख लीजिए यहां से अल्फा ओमेगा सेम साइन, मैं इधर लिख तुझे क्या, नहीं इधर, मैं यही सोच रही, ये लिख लिया, नोट कर लिया। तो क्या होगा, अगर इफ अल्फा ओमेगा सेम साइन तो स्पीड अप, इफ अल्फा ओमेगा अपोजिट साइन तो स्पीड डाउन, नोट करिए जल्दी से। हो गया। इसी तरह देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को और देखो। जैसे आपके पास बच्चों सर्कुलर मोशन है, अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो एसी तो होगा ही बच्चों। जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अगर आपके पास ये वेलोसिटी वीटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये आपके पास एटी है, ठीक है। अगर बी भी इंक्रीज हो रहा है और टी भी इंक्रीज हो रहा है, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज, तब क्या है, वीटी क्या है, पैरेलल है किसके, एटी के। तो आपके पास एटी भी ऐसे जा रहा है। अगर आपके पास ये एसी होगा, वीटी ऐसे है और एटी नीचे जा रहा है, माने वीटी ऐसे है, मैं कह दूं एटी ऐसे, देख दो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एटी एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल टू वीटी। एटी जो है बीटी के क्या है बच्चों, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों, आपका डिक्रीज हो रहा है आपके पास, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। कर लिया नोट। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन देखिए, इफ ठीक है बच्चा, हो गया बेटा। अरे कुछ समझ आया या नहीं आया, ये सिर्फ मैंने पूरा सर्कुलर मोशन रिपीट कर रहा है। मैंने कहा है कि किसी बच्चे को कम भी समझ आया तो पहले बेटा सर्कुलर मोशन देख लो, सर्कुलर मोशन पता है तो सब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और देखिए जल्दी से यहाँ से। तो अभी तक क्या पढ़ा आपने, एक बार रिपीट कर देते हो सारे पॉइंट्स, ठीक है। लीनियर मोशन में लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, ठीक है। तो आपके पास इसमें क्या लिखते हो, एस, इसमें थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें बी, इसमें ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें क्या लिखते हो, एटी और एसी, इसमें अल्फा, तो एटी बराबर आर अल्फा, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखते हो, फोर्स एफ की बात करते हो, इसमें टॉर्क की बात करते हो, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके अंदर क्या होता है, ये वीटी होता है, ठीक है। अरे ये एटी वीटी बाई डी टी यही होता है, वो ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, एक ही बात है। ये टेंजेंशियल होता है इसलिए टी लगा दिया। ये इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट अगर एवरेज लिखोगे तो अल्फा एवरेज क्या लिखोगे, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, ठीक है। इसी तरह
एक्सेलरेशन की एवरेज लिखोगे तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो बच्चों ये फटाफट। ठीक है, जल्दी नोट करिए। उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, डी मैग्नीट्यूड के चेंज होने के कारण डीवी बाई डी टी। ठीक है, और ये अल्फा हो गया। और आपके पास एक होता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वो क्या होगा वी स्क्वायर बाई आर। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा वी स्क्वायर बाई आर। नोट करिए जल्दी से ये पॉइंट। एक रिलेशन और देखिए बच्चों, इसमें नोट हो गया। अब एक रिलेशन और देखिए इसी के अंदर, जैसे आपके पास क्या होता है कि v क्या है ds बाई डी टी, ds बाई डी टी। ठीक है, और आपके पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है d अल्फा बाई डी टी, d थीटा बाई डी टी। ठीक है, वही एवरेज लिखोगे तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये एट एनी इंस्टेंट की बात करते हैं, एट एनी इंस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये किसकी बात करता है, एवरेज के लिए बात करोगे तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और ये एट एनी इंस्टेंट की बात करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या होता है बच्चों डीवी बाई डी टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ds से मैं मल्टीप्लाई कर दूं ds से डिवाइड। ds क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ds बाई dt क्या बन गया अभी, तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और आ गया आपके पास ds dv बाई ds। मतलब जब वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ चेंज होगी, जब वेलोसिटी किसके साथ चेंज होगी, डिस्टेंस के साथ चेंज होगी, तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे। इसी तरह अल्फा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, d ओमेगा बाई dt। इसको भी क्या करोगे, d थीटा से डिवाइड कर दोगे, d थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये क्या बन गया एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ रिलेशंस मैंने कंपेयर करके आपको समझाए। नोट करिए एक बार जल्दी से। उसके बाद देखिए बच्चों, इसी तरह बच्चों हम इस केस में बात करते हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, ये नोट कर लिया बच्चों सभी ने। अब इसमें बात करते हैं आगे इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंजमेंट। नोट जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों, एक बार इसको कर लीजिए। हो गया बच्चों। अब देखो, आपने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करते हैं, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्केल। अब यहाँ पे वही काम, s का काम कौन करता है, डिस्प्लेसमेंट थीटा। देखो तरीका वही रहेगा, जैसे मैंने तुम्हें पीछे डेरिवेशन करवाए हैं, वो डेरिवेशन आप खुद से कर लेंगे या आपका प्रैक्टिस का काम। ठीक है, बाकी मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, यहाँ ओमेगा की जगह इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट लिख दूं। ठीक है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन क्या होता है अल्फा टी का स्केल। इसी तरह बच्चों ये क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v की जगह क्या लिख लोगे, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। एक होता है बच्चों v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v की जगह क्या लिख दोगे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। बस बाकी सारा कंसेप्ट जो आपका इन वेलोसिटी की कंडीशन होती है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, कुछ सिचुएशन में हम इनको यूज करते हैं कांस्टेंट मोशन के लिए, सेम कंडीशन वही रहेगी। बस लीनियर की जगह यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस होती है, यहाँ थीटा होती है, यहाँ यू होते हैं लीनियर। इनिशियल को ओमेगा नोट लिख दिया। ओमेगा नोट क्या बता रहा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर अल्फा क्या होता है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन at होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अल्फा। यहाँ पे क्या होगा, u प्लस at। तो यहाँ ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। यहाँ क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट इंटू 2 अल्फा थीटा। बस यही है, और इसमें कोई चेंजमेंट बच्चों यहाँ पे नहीं है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ थी वही इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों यहाँ पे है। जल्दी से क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। लिख लिया। अब देखिए बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, इफ थीटा इज इक्वल टू
टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। थीटा की वैल्यू कुछ ये दे दी, रेडियस दे दी आपको 2 मीटर, 1 मीटर रेडियस दे रखी है बच्चों आपको 1 मीटर, ठीक है। और एट टी फाइंड ओमेगा अल्फा, फाइंड ओमेगा अल्फा 80 v एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये सारी चीजें आपको निकालनी। तो ओमेगा बच्चों क्या हो जाएगा d थीटा बाई डी टी, क्या बनेगा 3t स्क्वायर प्लस 2t। किसमें निकालना, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, 3 प्लस 2 बराबर 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड। फिर क्या पूछा अल्फा, अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो क्या बनेगा 6t प्लस 2, 6t प्लस 2, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो 6 प्लस 2 कितना आएगा 8 सॉरी ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, हाँ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या पूछा बच्चों v क्या होता है बच्चों आर ओमेगा, आर उसने 1 मीटर दे रखी है, ओमेगा कितना है आपका 5, तो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक क्या पूछा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या पूछा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक क्या होता है आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा dv बाई dt, तो dv बाई dt की वैल्यू यहां से क्या लिखोगे, देखो चेंज हो रहा है ना, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर कितना बच्चों 1 मीटर, ठीक है। ओमेगा कितना है देखो यहां से ये लिखोगे आप ओमेगा की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कितना बनेगा 3t स्क्वायर प्लस 2t, तो v कितना आया 3t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो 80 कितना हो जाएगा 6t प्लस 2। अरे इसका मैग्नीट्यूड करना है ना बच्चों, टाइम के साथ चेंज हो रही है एंगुलर वेलोसिटी, देखो यहाँ पे टाइम के साथ चेंज हो रही है, यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों वो टाइम के साथ क्या हो रही है चेंज हो रही है आपके पास। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी नहीं निकालना चाहो तो सीधा ये लिख लो। 80 का एक फॉर्मूला और होता है ना, 80 का एक फॉर्मूला और होता है आर अल्फा, आर क्या 1, अल्फा कितना है आपका 8, तो आंसर वही आएगा आपके पास, आंसर दोनों तरीके से वही आएगा। एक और क्या पूछा उसने, एसी भी पूछा गया, एसी भी लिख लो। एसी क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, तो v स्क्वायर कितना है बच्चों 8 का स्क्वायर, v कितना है 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, तो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बच्चों सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैंने इसके काफी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके उसमें मैंने सोल्व करवा रखे हैं, किसमें सर्कुलर मोशन के अंदर, समझ आया। तो आज मैंने बस सर्कुलर मैंने ये समझाया आपको कि सर्कुलर आपके पास सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में क्या डिफरेंस है, मैंने सिंपल बेसिक वीडियो समझाया। आज आप ये न्यूमेरिकल बच्चों नोट कर लीजिए जल्दी से। कल का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ मोशन, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही बात है, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स उसे रिलेटेड न्यूमेरिकल वो सब हम कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए। जिस बच्चे ने सर्कुलर मोशन का वीडियो नहीं देखा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, वो पहले सर्कुलर मोशन का वीडियो देखे फिर इस वीडियो लेक्चर को देखे, तभी उसको ये वाला वीडियो समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी कल करेंगे, ठीक है।